हेलो एवरीवन। क्लास 10th एसएसटी के सिविक्स को हमने शुरू किया था और सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म यानी संघवाद के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम में क्या मेन डिफरेंसेस है। व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फेडरल सिस्टम एंड यूनिटी सिस्टम। आगे बढ़ने से हम जस्ट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फेडरेशन कितने तरीके से बनते हैं और वो तरीके दो बताए थे हमने। दो तरीके में कौन कौन से थे, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं कि फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम में क्या अंतर है। जैसे कि पिछले वीडियो में ही हमने आपको स्पष्ट बताया था कि फेडरल सिस्टम का जस्ट अपोजिट होता है यूनिटी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में पावर को डिवाइड किया जाता है कई लेवल्स में, गवर्नमेंट के 3 लेवल जैसे इंडिया में। लेकिन यूनिटी सिस्टम में ऐसा नहीं है कि यूनिटी सिस्टम में पावर को डिवाइड नहीं किया जाता है, किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार फेडरल सिस्टम में जितने भी लेवल की गवर्नमेंट होती हैं उनके लिए पावर भी दिए गए हैं, वो उस पावर को पूरी तरीके से यूज करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन यूनिटी सिस्टम में यदि पावर को डिवाइड भी किया गया होता है फिर भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ही काम करती हैं। मतलब पावर को डिवाइड करने के बावजूद भी वो इंडिपेंडेंट तरीके से पावर का उपयोग नहीं करती। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं कि फेडरल सिस्टम में पहला पॉइंट क्या है। इन फेडरल सिस्टम 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि ऑलरेडी हमने ही पढ़ा है कि फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती हैं। जैसे इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट है। पहला है सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के बारे में हमने देखा था। जबकि यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होगा, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यूनिटी गवर्नमेंट में या तो एक लेवल की गवर्नमेंट होगी या फिर जितने भी अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स होंगे वो सभी किसके सबऑर्डिनेट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के। जितने भी अलग 2 लेवल की भी गवर्नमेंट हो सकती है, 3 लेवल की गवर्नमेंट भी हो सकती है यूनिटी सिस्टम में। लेकिन जितने भी लेवल्स होंगे यूनिटी सिस्टम में वो सभी सबऑर्डिनेट होंगी। सबऑर्डिनेट का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहेगा वैसा ही वो करेंगे। तो पहला डिफरेंस फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम में क्या आप ध्यान रखोगे कि फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती हैं और ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं। जबकि यूनिटी गवर्नमेंट में भी 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट हो सकती हैं, लेकिन जितने भी लेवल्स की गवर्नमेंट होंगी, जितने भी सब यूनिट्स होंगी वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होंगी, सबऑर्डिनेट होंगी, उन्हीं के अनुसार ही काम करेंगे। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है फेडरल सिस्टम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे इंडिया में 3 लेवल की गवर्नमेंट है। सबसे टॉप पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट या इसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट करते हैं, और तीसरे नंबर पर क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स। और जितने भी लेवल्स की गवर्नमेंट हैं सबके लिए अलग अलग पावर डिसाइड कर दिए गए हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती या कुछ ऐसा नहीं कह सकती जो स्टेट गवर्नमेंट न करना चाहे और उसे करना पड़े। सभी इंडिपेंडेंट हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती जो स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स। यूनिटी सिस्टम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑर्डर पास कर सकती है और जितने भी यूनिट्स हैं या जितने लेवल्स की गवर्नमेंट हैं स्टेट लेवल पर या लोकल लेवल पर सभी को उस ऑर्डर को मानना होगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस है फेडरल सिस्टम में, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट एंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके पास खुद की पावर होती हैं जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंसरेबल नहीं होती। एंसरेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर के अंतर्गत जो काम कर रही है उसे जवाब देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ दी कि अच्छा इस विषय पर कानून क्यों बनाए या आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं पूछ सकती, एंसरेबल नहीं है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट आर एंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति एंसरेबल होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनसे प्रश्न पूछ सकती है कि हमने आपको ये आदेश दिया था, आपने इस अनुसार काम क्यों नहीं किया।
तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जो फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पर 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, जबकि यूनिटी सिस्टम में आइदर 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी या फिर मोर देन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, लेकिन जितने भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी ये सभी सबऑर्डिनेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा पॉइंट हमने देखा इनमें क्या डिफरेंस था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्टेट गवर्नमेंट या अदर लेवल की गवर्नमेंट के लिए आर्डर पास नहीं कर सकती, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। और तीसरा डिफरेंस हमने क्या देखा था कि तीसरे डिफरेंस में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति एंसरेबल नहीं है। वो जो काम करेगी वो उस काम करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत पूरी तरह से आज़ाद है कि उस हिसाब से काम करे। वो एंसरेबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देती फिरे कि हमने ये ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था, कोई बात नहीं। जबकि यूनिटी गवर्नमेंट में क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं वो एंसरेबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा, और यदि आपने जवाब नहीं दिया तो हो सकता है वो आपकी पावर को कम कर दे या पावर को छीन ले या आपको हटाए किसी और को पावर दे। तो ये मेन डिफरेंस था फेडरल सिस्टम में और यूनिटरी सिस्टम में। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। वो कौन से प्रावधान हैं जो भारत को एक संघीय देश बनाते हैं, एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। जैसे कि अब फेडरल सिस्टम में जो विशेषता होगी वही विशेषता इंडिया में होगी, तभी तो इंडिया एक फेडरल कंट्री बनेगा, एक संघीय देश बनेगा। तो वो संभवतः वो सारी विशेषताएं भारत में होनी ही चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सी। पहला पॉइंट्स है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो संविधान है वो मूल रूप से कितने लेवल्स की गवर्नमेंट बताई थी? 2 लेवल की। कौन कौन से? यूनियन गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में जब संविधान में संशोधन करके एक लेवल और जोड़ दिया गया था, तीसरा लेवल। ओरिजिनली कितने लेवल की गवर्नमेंट थी? 2 लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पहली विशेषता है, ये फेडरल सिस्टम की ही तो विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होगी, जो इंडिया में भी है। तो ये प्रावधान इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। ऐसे ही कई सारे पॉइंट्स देखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे उसमें 2 टियर की गवर्नमेंट बताई थी, और 2 टियर गवर्नमेंट के बाद में लेटर द थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनसिपालिटीज़। जो तीसरे लेवल की गवर्नमेंट थी जिसे लोकल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है, उनमें कौन कौन से थे? पंचायत्स और म्यूनसिपालिटीज़। ये लोकल पंचायत का मतलब जैसे आपके गांव में सरपंच का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, ये गांव वाले क्षेत्रों में होता है, और ऐसे ही शहरों क्षेत्रों में वहाँ पर जो सरपंच होता है उसे म्यूनसिपालिटीज़ कहते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट थर्ड टियर वाला जोड़ा गया जो कि ओरिजिनली नहीं था। ठीक है। अगली विशेषता है, दूसरा है 3 फोल्डेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव। 3 जो विधायी शक्तियों को 3 तरीके से बांटा गया है। जैसे हमने बताया कि कोई भी देश फेडरलिज्म देश कहा जाएगा या फेडरल देश कहा जाएगा तो उसमें 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट होंगी। तो जितने भी लेवल की गवर्नमेंट होगी फेडरल सिस्टम में वो सारे गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि कौन सा लेवल का गवर्नमेंट क्या काम करेंगी, तो उनके लिस्ट बना दिए गए हैं। उन लिस्टों को हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर कितने डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट किस तरीके से किया गया है। जैसे में सबसे पहले हमें देखेंगे इसमें यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। जैसे 3 प्रकार के लिस्ट बनाए गए हैं। जैसे अपने देश में 3 लेवल की गवर्नमेंट है, तो हर लेवल की गवर्नमेंट के लिए अलग अलग लिस्ट बनाए गए हैं। हालांकि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए कोई कानून बनाने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि गांव लेवल पर कानून बनेगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 2 लेवल की गवर्नमेंट को ही अलग अलग लिस्ट में उसके पावर दिए गए हैं। सबसे पहला लिस्ट है जो इसे कहते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि इसमें कुछ मुद्दे लिखे गए हैं, इसमें कुछ विषय लिखे गए हैं कि यदि इससे कोई रिलेटेड कानून बनाना होगा तो इस पर कानून कौन बनाएगा। तो यूनियन लिस्ट में इसमें पूरी तरह से केवल केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी। यूनियन लिस्ट को हिंदी में कहते हैं संघ सूची। और इसमें कौन कौन से विषय आएंगे? डिफेंस, विदेशी मामले, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, करेंसी। मतलब पैसा छापना होगा तो पैसा छापने की जिम्मेदारी किसकी, कौन सी लेवल की गवर्नमेंट की होगी? यूनियन गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। रक्षा के लिए मिसाइल खरीदने हैं, लड़ाकू विमान खरीदने हैं, ये सारे। विदेश मंत्रालय, हमारे विदेशी देशों के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, ये सारी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। बैंकिंग के लिए और
पैसे छापने के लिए, ये सारे जिम्मेदारियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में है। मतलब ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि इनसे रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होगा तो उस पर कानून बनाने की पूरा अधिकार है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट को। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में, अब स्टेट लिस्ट में जो विषय दिएंगे इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? राज्यों के पास। द स्टेट गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, उस पर कानून बनाने का सिर्फ एकमात्र अधिकार किसके पास होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और उसमें कौन कौन से विषय हैं स्टेट लिस्ट में? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। मतलब पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होगा तो ये कानून बनाने की पूरा पावर किसके पास है? राज्यों के पास। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये लिस्ट 3 प्रकार के, या ये जितने भी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं ये क्यों बनाए गए होंगे? इसके बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि हम भी इरिगेशन पर कानून बनाएंगे, हम भी कृषि पर कानून बनाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट भी कहने लगी, तो इनके बीच में टकराव होगा। तो उसी टकराव को दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने लिस्ट बना दी है, ताकि यह स्पष्ट रहे कि किस लेवल की गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र क्या है, वो किन किन क्षेत्रों पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला देखा यूनियन लिस्ट, दूसरा देखा हमने स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर पूरी तरीके से कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, जिसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, बैंकिंग है, ये सारे मुद्दे हैं। और दूसरा हमने देखा स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जिसमें इसमें कौन कौन से हैं? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। इसके अलावा अगला लिस्ट देखते हैं, और तीसरा है कनकरेंट लिस्ट, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का पूरा पावर किसके किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। मतलब कनकरेंट लिस्ट में जौन भी विषय लिखा होगा उस पर कानून बनाने का पावर केंद्र सरकार के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगा। और उसमें कौन कौन से विषय हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस एंड मैरिज। शिक्षा पर कोई कानून बनाना होगा, फॉरेस्ट पर कोई कानून बनाना होगा, ट्रेड के लिए कोई कानून बनाना होगा, ट्रेड यूनियन के लिए, और विवाह से, फिर इसके बाद सक्सेशन से, गोद लेने के, इन सारी चीज़ों से, तलाक से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना होगा। तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होगा। अब प्रश्न ये बनेगा कि यदि स्टेट गवर्नमेंट भी विवाह पर कानून बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट भी विवाह पर लेकर कोई कानून बना दिया, अब आम जनता के पास समस्या ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को माने या स्टेट गवर्नमेंट के कानून को माने, तो दोनों में टकराव होगा। तो ऐसी संभावना बन सकती है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी कानून बने हैं एक ही मुद्दे पर, अब उनमें टकराव होगा, तो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसका मानना है? तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है ईच अदर में, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। जो यूनियन गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी या जो कानून बनाई रहेगी उस कानून को हम प्राथमिकता देंगे, उसको हम मानेंगे। समझ गए? कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है, और इसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, सक्सेशन, डाइवोर्स, इन सारे मुद्दों पर कानून बनाया जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि यदि किसी विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों कानून बने हैं और यदि उनमें टकराव होता है, यदि उनमें मुद्दे को लेकर तनाव होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून बनाया जाएगा वो कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगला एक और है जिसे कहते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स, अवशिष्ट विषय। जैसे कोई कुछ ऐसे विषय जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, जो स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, जो कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, वो सारे विषय यदि इन सब में मिसिंग है तो उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ, रेजिडरी सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्टों में या तीनों श्रेणियों में नहीं पाई जाती, उन्हें कौन से सब्जेक्ट कहा जाता है? रेजिडरी सब्जेक्ट, अवशिष्ट शक्तियाँ। और इस पर कानून बनाने की पूरा पावर किसके पास होगा? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेचर ऑन दिस सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे अब मान लीजिए कि
समय के साथ साथ बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो 3 लकीर खींच दी है, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, इसके अलावा भी तो समय के साथ साथ नए नए मुद्दे आ सकते हैं। तो उन सारे मुद्दों को हम कहेंगे रेजिडुअरी सब्जेक्ट। और इन सब्जेक्ट में कानून बनाने की पूरी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे सॉफ्टवेयर, यदि सॉफ्टवेयर पर अब धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एआई आ रहा है, तब एआई पर भी कानून बनाने का पावर पूरा किसके हाथ में होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि ये पहले यूनियन, स्टेट और कनकरेंट तीनों में नहीं है। तो जो तीनों में नहीं है, इसका मतलब उस पर कानून बनाने का पावर किसके पास आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है। तो अब हम तीसरी विशेषता देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि वे कौन से प्रोविजंस हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। पहला प्रोविज़न हमने देखा कि 2 लेवल या 2 टियर गवर्नमेंट है, या उससे ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है। फिर दूसरा विशेषता हमने देखा क्या, कि जितने भी लेवल की गवर्नमेंट है उनके लिए 3 लिस्ट हमने देखे। पहला लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, तीसरा कनकरेंट लिस्ट, और इन सभी के अलावा जो बचा उसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट कहे। तीसरी विशेषता है क्या, कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कुछ राज्यों के लिए, यानी कुछ राज्य और कुछ यूनियन टेरिटरी के लिए हमारे देश में स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। ये भी एक विशेषता है। यही विशेषता इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। यदि यूनिटरी देश होता तो किसी के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं होता, सारे कानून एक समान हर जगह लगते। लेकिन चूंकि भारत एक फेडरल कंट्री है, एक संघीय देश है, तो यहाँ पर कुछ राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। अब वो प्रोविज़न क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। जैसे में इन इंडिया स्टेट लाइक असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम हैव स्पेशल पावर बिकॉज ऑफ दियर यूनिक हिस्ट्री एंड कल्चर। भारत में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें स्पेशल पावर दिया गया है। और स्पेशल पावर दिए जाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, कि इनकी यूनिक हिस्ट्री रही है और इनका कल्चर भी यूनिक रहा। और ये सारे पावर कौन से आर्टिकल से दिया जा रहा है? आर्टिकल 371। ये आर्टिकल 371 नहीं ध्यान रखेंगे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ राज्य हैं भारत में और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। और स्पेशल प्रोविज़न देने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है, क्योंकि इन राज्यों के या इन यूनियन टेरिटरी की यूनिक हिस्ट्री रही है और इनके कल्चर भी यूनिक रहे हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पावर दी गई है। दीज स्टेट्स एक्स्ट्रा पावर्स टू प्रोटेक्ट इंडिजिनस पीपल। और इन्हें एक्स्ट्रा पावर इसलिए भी दिया गया है ताकि वो क्या करें, इंडिजिनस वहाँ के मूल निवासियों को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने कल्चर को, अपने यूनिक हिस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। तो तीसरी विशेषता हमने क्या देखा, कि कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को क्या दिया गया है? स्पेशल प्रोविज़न किया गया है। चौथी विशेषता है पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर किया गया। और वो पावर किस प्रकार शेयर किया गया है, कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट एलोन कैन नॉट मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। कहने का मतलब ये है कि पावर को तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट को लगे कि हम पावर को क्यों दें, अपना पावर? तो वो सोचेगी कि अच्छा स्टेट गवर्नमेंट को पावर को कम किया जा सकता है, तो संसद में कोई कानून पास करके पावर कम करने का प्रयास करेगी। लेकिन हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि द पार्लियामेंट एलोन, जो संसद है, अकेले कोई भी चेंजेज ऐसा नहीं कर सकती पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को लेकर के। यदि उसे पावर शेयरिंग करनी भी होगी, यदि फॉर एनी चेंजेस it has to be first passed by the both house of the parliament with at least 2/3 majority। यदि इस पार्लियामेंट चाह रही है कि स्टेट्स के पावर को कम किया जाए या कुछ ऐसा पावर या कोई ऐसा कानून पास करना है जिससे स्टेट के पावर पर प्रभाव पड़ सकता है, तो वैसा कानून तभी पास माना जाएगा जब सबसे पहले पार्लियामेंट अपने दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। फिर देन इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द एट द लीस्ट ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। मतलब कोई भी स्पेशल प्रोविज़न आपको पास करना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से तो 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। साथ ही साथ जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, कम से कम जैसे 28 राज्य हैं, तो कम से कम आधे 14 राज्य इसको सहमति देंगे, तब वैसा प्रोविज़न पास होगा। ये प्रावधान बहुत ही टफ है, ये आसान नहीं है। और ऐसा आसान नहीं रखा गया है, क्यों?
क्योंकि यदि आसान होता तो पार्लियामेंट चाहती किसी भी राज्य का या राज्य के पावर ही छीन लेती, तो संसद में कोई भी कानून पास करती और राज्य के पावर को कट कर देती। लेकिन संविधान निर्माता ये जानते थे कि राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी तनाव होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि राज्य के पावर को कम करें और वो कानून किसी भी तरह का पास करना चाहेगी। तो उन्होंने शुरू से ही ऐसा प्रोविज़न कर दिया कि यदि कोई आप कानून पास कर रहे हैं पार्लियामेंट में और वो इंडिया के फेडरल सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहा है या राज्यों के पावर को कम कर रहा है, तो ऐसे प्रावधान तभी पास माने जाएंगे जब सबसे पहले वो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से पास होंगे। साथ ही साथ भारत के जितने भी राज्य हैं उसके कम से कम आधे राज्यों की अप्रूवल मिलेगी, तभी वो पास माना जाएगा और तभी वो कानून बनेगा। इसके अलावा द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड द प्रोसीजर। न्यायपालिका जो संवैधानिक प्रावधान है और उनकी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की निगरानी करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमने देख लिया कि वो कौन से प्रोविज़न है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में भी आए होंगे। यदि आपके कोई डाउट हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें और आपके कुछ सलाह भी हैं तो वो भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम और वीडियो को इम्प्रूव करें और कंटेंट को इनरिच करें ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से बन पाएँ। ठीक है, रिवाइज़ करते रहिएगा और प्रश्नों को सॉल्व भी करते चलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।